सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। तस्वीरें बहुत तेजी से बदल रही हैं। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस ने 102 विधायकों की मौजूदगी का दावा किया है। बैठक के समय कांग्रेस के विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाया। उधर सचिन पायलट की राह अब मुश्किल होती जा रही है। लेकिन चलिए यहां पर इस खबर के बीच यहां पर यह भी सामने आ रहा है कि उन्हें मनाने की भी कोशिश की जा रही है। जयपुर कांग्रेस मुख्यालय से सचिन पायलट के जो पोस्टर हटाए गए थे उन्हें वापस लगाया गया है। वहीं राजस्थान की हलचल पर आइए पूरा अपडेट लेते हैं और विस्तार से बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नीरज बाजपेयी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जुड़ गए हैं। नीरज, आपके पास आएंगे। सबसे पहले बहुत तेजी से यहां पर गतिविधियां बदल रही हैं, बताएं क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में। देखिए, आप जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें ये कि जो अभी मीटिंग थोड़ी देर पहले हुई विधायकों की, उसमें अशोक गहलोत को फिर से अपना नेता मान लिया गया। उनके पक्ष में समर्थन था और वो लोग एक बस में भर के एक रिजॉर्ट, एक होटल की तरफ फिर से गए हैं। तो अभी ये नहीं कह सकते कि ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि सचिन पायलट और उनके कितने समर्थक उनके साथ हैं ये ना तो वो बता पा रहे हैं अभी पूरी तरीके से, और ना ही अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से नंबर एग्जैक्टली। दावे सब कर रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे पास 109 है, कोई 107, कोई 102, कोई 15, लेकिन नंबर अभी कोई नहीं दे रहा है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं गाड़ी अभी फंसी हुई है। अब एक बीच में आपने जिक्र किया कि पहले उनका एक बोर्ड उतार दिया गया था, वो फिर लगा दिया गया। ये सिंबल होता है राजनीति में, प्रतीकों की राजनीति में इसको ये कहते हैं कि अंदर खाने में शायद बातचीत करने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये भी हो रही है कि शायद प्रियंका गांधी इसमें दखल देना चाहती, क्योंकि ये आप ध्यान रखिएगा कि अशोक गहलोत की बहुत अच्छी जो पटरी बैठती है, जिसको कहते हैं, वो प्रियंका गांधी के साथ बैठती है। जो ओल्ड कांग्रेसी है उनके साथ बैठती है। राहुल गांधी के साथ उनकी उतनी अच्छी नहीं बैठती है। तो जिस इस तरीके की जब खबरें आने लगी तो लगता है कि शायद कुछ बात बन जाएगी और पायलट भी शायद हो सकता मान जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे, पायलट ने जो शर्तें रखी हैं वो किसी भी हालत में मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर गहलोत जी होम मिनिस्ट्री दे देंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देंगे और 2 और प्रमुख मंत्रालय दे देंगे और अध्यक्ष पद भी दे देंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये समझौता हो गया है। दूसरा ध्यान रखिएगा, सबसे ताकतवर कोई कांग्रेसी इस समय है तो अशोक गहलोत हैं। चाहे वो पैसे से मदद करने की बात हो, चाहे चुनावों में मदद करने की बात हो, या राजनीतिक तौर पे मैनेजमेंट की बात हो, आज भी 10 जनपद या गांधी परिवार अशोक गहलोत की तरफ देखता है। तो अशोक गहलोत रिसीट कर लेंगे, हार मान लेंगे, ये मुझे लगता नहीं। तो भी लड़ाई थोड़ी सी भी और चलेगी। चलिए, लेकिन विस्तार से बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। सीनियर जर्नलिस्ट राजेश बादल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज पर। क्या लगता है राजस्थान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है, कितना मुमकिन है, क्या आपको लगता है कि ये लोग पायलट को मना लेंगे? प्रियंका का यहाँ पे इंटरवीन करना कितना कारगर साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, इसमें तो कोई दो मत है नहीं कि कांग्रेस इस समय एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। बीते दिनों मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था जब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए थे। अब सचिन पायलट को जो मनाने की कोशिशें हैं वो हो सकता है कामयाब हो जाएं, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल, सचिन और खुद ज्योतिरादित्य ये एक ही साथ इनकी मित्रता बड़ी चर्चित रही है और एक ही इनका ग्रुप भी रहा है। लेकिन सचिन पायलट की जो अपनी स्थिति है वो सचमुच में पुरानी पीढ़ी के नेताओं से परेशान थे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब वो थे और जब वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं वो चुनाव हारे थे लोकसभा का, तो अशोक गहलोत ने ये आरोप लगाया था और ये कहा था कि मेरे बेटे की हार का उत्तर मेरा ख्याल है सचिन पायलट दे सकते हैं। तो दोनों ही धड़ों में मतभेद तो बहुत गहरा गए थे और राजस्थान की राजनीति में वैसे नया नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट के जो पिता थे राजेश पायलट, वो भी अपने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से हरदम मतलब ठान के रखते थे। तो बहुत आसान नहीं रहा है राजस्थान की राजनीति में नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में तालमेल। जब हरिदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा और शिवचरण माथुर से राजेश पायलट सीधे टकराव लेते थे, लेकिन चूंकि राजेश पायलट राजीव गांधी के करीबी थे इसलिए उनकी चल जाती थी। तो सचिन पायलट अभी केंद्र के कितने करीब है, क्योंकि आज ही उन्होंने कहा है
कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प है कि आने वाले 1 या 2 दिन में राजस्थान की राजनीति किस तरह से करवट लेती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज बाजपेयी ने भी हाईलाइट की है कि उनकी सभी शर्तों का मानना भी मुमकिन नहीं लग रहा है। अब ऐसी हालत में किस तरह से तस्वीर बदलेगी, एडवांटेज किसको होगा, सर ये भी बताएं। देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो तो ये है कि जब भी कोई उनकी पार्टी छोड़कर गया है या बगावत की है जिसने, वो चाहे कांग्रेस कितनी ही कमजोर रही हो, कभी भी किसी की शर्तों के आगे तो नहीं झुकी है। ये तो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल इतिहास बहुत साफ है। बाद में भले ही किसी तरह से उनको मना लिया जाए या उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जाए, संतुलित करने की कोशिश की जाए, लेकिन सचिन पायलट की कोई शर्त फिलहाल तो बिल्कुल, जैसा कि नीरज ने बताया है, बिल्कुल सही है, फिलहाल कांग्रेस तो नहीं मानेगी। लेकिन चूंकि सचिन पायलट ने ये साफ भी कर दिया है कि वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अशोक गहलोत अभी एक दमदार चेहरा है, बड़ा नाम है, और सरकार को अभी एकदम खतरा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो चलिए राजस्थान में जो भी घमासान चल रहा है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शुक्रिया राजेश जी आपका और नीरज आपका तमाम अपडेट के लिए और इस खबर पर समझाइश देने के लिए। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने 115 विधायकों के समर्थन का दावा तो किया है और कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट से बातचीत करेगा। तो क्या गहलोत सरकार बच गई है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। आगे बढ़ते हैं। गूगल ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए फंड बनाया है। गूगल में पिछले 5 से 7 साल में भारत में ये निवेश रखने का लक्ष्य रखा गया है। गूगल इंडिया के 6ठे सालाना दिवस के मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इसकी घोषणा भी की। Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investments. I'm very happy to learn that Google is making a huge investment in the Google India Digitization Fund. Google today is a global brand. Not only a brand simpliciter, but a defining platform of change, of empowerment, of innovation, of information, and most important, digital awakening. लेकिन चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो असीम ये बताएं, 75,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसको किस तरह से किया जाएगा? गूगल की तरफ से 5 से 7 साल का समय इसको दिया गया है। जी सही कहा आपने। देखिए, जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, उन्होंने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी बड़ा भरोसा जो है वो जताया और कहा कि हम 75,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो करने जा रहे हैं और अगले 5 से 7 साल के अंदर ये निवेश होगा। लेकिन 4 बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर की गूगल का फोकस जो है वो रहने वाला है। पहला, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सेस है वो लोगों को उन्हीं की भाषा के अंदर मिले। इसके लिए गूगल जो है, चाहे वो कोई भी भाषा इस्तेमाल करते हो भारत के अंदर, उन्हीं की भाषा में उनको इन्फॉर्मेशन मिले, तो इसके लिए गूगल जो है वो तैयारी कर रहा है। दूसरा, यूनिक प्रोडक्ट्स जो है भारत को ध्यान में रखते हुए जो है वो लेकर के आ जाए। तीसरा जो है छोटे कारोबारियों को भी ऑनलाइन जो है वो लेकर के आ जाए। और चौथा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में जो है वो किया जाए। तो इन चारों गोल्स को लेकर के गूगल इंडिया जो है आगे बढ़ेगा। आज जो सुंदर पिचाई है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसको लेकर के बात की। तो उन्होंने भारत को डिजिटल इकोनॉमी बनाने के ऊपर काफी चर्चा की कि किस तरह से किसानों को, यंग जनरेशन को या एंटरप्रेन्योर्स की मदद जो है वो की जा सकती है। तो गूगल ने एक टारगेट जो है वो सेट किया। तो काफी अच्छी बात है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है वो काफी तेजी से इसको लेकर के बढ़ सकती है। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए।
देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 8.5 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 28,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक कोरोना वायरस से 23,187 लोगों की मौत भी हो गई है। और लेकिन इस बीच रूस के सेचुनोव यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है। चलिए इन दोनों ही खबरों की अपडेट के लिए संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो दीपाली, सबसे पहले कोरोना को लेकर ताजा आंकड़े, ताजा अपडेट देश भर से क्या निकल के आ रहे हैं, बताएं। ताजा अपडेट देश भर से देखिए कविता, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर में 28,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लगातार तीसरे दिन ये आंकड़ा बताता है कि जब 25,000 से ज्यादा मरीज देश भर में पॉजिटिव मिले हैं। कुल संख्या की बात की जाए तो अब देश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तक कोरोना की वजह से 23,000 लोगों की मौत हुई है। और अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें, यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज अभी चल रहा है, तो इस संख्या ने भी 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक राहत की बात यह है कि करीब 5 लाख मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस लिहाज से जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रिकवरी रेट तय किया जाता है वो 63% के पार पहुंच गया है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति काफी गंभीर दिखाई दे रही है। और ये भी अंदेशा सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है कि किस तरह से जमीनी हकीकत को भांपते हुए एक बार फिर से कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया जाए। जिस तरह से अब देख रहे हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा से लॉकडाउन को लगा दिया है ताकि कोरोना के स्प्रेड को रोका जा सके। और केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके स्तर पर जितनी भी मुमकिन कोशिश हो, चाहे वो लॉकडाउन की तरह से हो या फिर दूसरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से हो, तो किसी भी तरह का कोई कोताही ना बरती जाए। ये अहम खबर जो आ रही है कोरोना को लेकर दीपाली, वैक्सीन को लेकर है, जो कि रूस में कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है। बताएं किस तरह से ये वैक्सीन का दावा हो रहा है, इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है? देखिए कविता, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में अध्ययन काफी तेजी से जारी है कि किस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए या फिर इससे बचाव के लिए पुख्ता वैक्सीन को डेवलप किया जाए। इस लिहाज से एक अच्छी खबर रशिया की यूनिवर्सिटी है सेचुनोव, उनकी तरफ से आ रही है। सेचुनोव यूनिवर्सिटी का ये दावा है कि जो कोरोना से बचाव का टीका है उसे इजाद कर लिया गया है। और इसमें अहम बात यह है कि ह्यूमन ट्रायल समेत दूसरे जितने भी परीक्षण है उन्हें पूरा किया जा चुका है। अगर हम ह्यूमन ट्रायल की बात करें तो रशिया की यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 18 जून और 23 जून को ह्यूमन ट्रायल किया गया था। एक पूरे ग्रुप को चुना गया था जिसके जो नतीजे हैं काफी अच्छे आए हैं, काफी कारगर नजर आए हैं। और ये भी दावा किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो टीका इजाद किया गया है कोरोना से बचाव के लिए, वो 2 साल तक किसी भी मानव शरीर की रक्षा कोरोना से कर सकता है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी जा रही है कि जल्द ही इसे मार्केट में लाया जाएगा। शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए दीपाली। तो इम्यूनिटी क्या कोरोना का है सुरक्षा कवच, और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं ताकि रोग दूर रहे, सभी सवालों पर हम करेंगे आज चर्चा। 5:27 पर कंज्यूमर अड्डा में खास इम्यूनिटी कोरोना कवच। हैंड सैनिटाइजर्स पर जीएसटी घटने की उम्मीद लगाए कारोबारियों को झटका लग सकता है। मैन्युफैक्चरर्स यहां पर मानकर चल रहे हैं कि सरकार 18% जीएसटी को घटाकर 12% कर देगी, लेकिन हमें वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं करने वाली है। आपको बता दें कि 18% की जगह पर अभी भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स 12% जीएसटी लगा रहे हैं। लेकिन चलिए इस पर डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आलोक, सैनिटाइजर्स पर जीएसटी रेट क्या कम हो सकता है? आखिर जीएसटी पर मैन्युफैक्चरर्स क्यों यहां पर मांग कर रहे हैं कम करने की? हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों को जीएसटी के मोर्चे पर राहत मिलने की कम उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जो कंपनियां दलील दे रही हैं कि हैंड सैनिटाइजर एक मेडिकामेंट है, यानी कि मेडिकल कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है और इसके हिसाब से इस पर 12% की जीएसटी दर लगनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। दरअसल हैंड सैनिटाइजर वित्त मंत्रालय के मुताबिक एक डिसइंफेक्टेंट है और इसके मुताबिक इस पर 18% जीएसटी लगनी चाहिए।
गौरतलब है कि कोरोना संकट के समय में सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को इंडस्ट्रियल लाइसेंस देकर हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए कहा था। उसके बाद से लगातार जो कंपनियां हैं वो हैंड सैनिटाइजर पर 12% की जीएसटी चार्ज कर रही हैं, जो कि सरकार के मुताबिक गलत है। और इसी वजह से जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ जीएसटी चोरी की जांच कर रहा है। मार्च महीने में सरकार ने हैंड सैनिटाइजर की प्राइसिंग पर कैप लगा दिया था। कुल मिलाकर जो 200 ml सैनिटाइजर है उसकी अधिकतम कीमत 100 रुपये रखी गई थी। इस लिहाज से बहुत सारी कंपनियों ने इस पर 12% जीएसटी लगाकर अपने मुनाफा बनाया, ऐसा जीएसटी डिपार्टमेंट का मानना है। और इस पूरे मामले पर अब जांच चल रही है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहें। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार में हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हमने आज आती हुई देखी। निफ्टी यहां पर बमुश्किल 10,800 के करीब बंद हुआ है। वहीं आज बैंक शेयरों में दबाव ज्यादा था। जहां तक यहां पर हम बैंक निफ्टी की बात करें 300 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन आईटी, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में हमने खरीदारी का रुझान देखा। लेकिन चलिए बाजार का पूरा अपडेट लेते हैं। सहयोगी सुमित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बाजार की हाइलाइट्स के साथ बताएं कि किन शेयरों में हमने एक्शन देखा। देखिए, आज हफ्ते की शुरुआत थी, पहला दिन ठीक ठाक कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा शुरुआत में, लेकिन ऊपरी स्तर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई। स्पेशली बैंक्स, एनबीएफसी स्पेस जो कि लगातार मोमेंटम में था, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। सेलेक्टिव डिफेंसिव स्पेस जैसे कि आईटी हुआ, एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ, खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और मेटल स्पेस में भी आज खरीदारी थी, वो तो लगातार बेस मेटल के जो प्राइसेस भाग रहे हैं उसका भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप मिलाजुला कामकाज, लेकिन हाँ, आज के लिए पूरा जो दारोमदार था बाजार को संभालने का वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर था। करीब 50 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल अगर कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात की जाए तो सबसे पहले निफ्टी गेनर्स में, जहां पर टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर के तौर पर रहे। निफ्टी लूजर्स में आज पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर में भारत फोर्ज एक अच्छी तेजी में रहा, साथ ही साथ रैमको सीमेंट, सीईएससी और बीएचईएल कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आई। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में ग्लेनमार्क, सेल, बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे कुछ शेयर थे जहां पर दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में भी आज टेक महिंद्रा का बोलबाला रहा, दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ये बंद हुआ। बॉश, भारत फोर्ज और हिंडाल्को में भी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में डीएलएफ, ग्लेनमार्क, सेल और इक्विटास कुछ नाम जहां पर आज के सत्र में प्रेशर रहा। आईटी, फार्मा दोनों में आज खरीदारी थी, चाहे आप आईटी स्पेस से टेक महिंद्रा, एलएनटी, इन्फोटेक और एचसीएल की बात कर लें, या फिर फार्मा स्पेस से डिविस, लुपिन, लॉरस की बात कर लें, जहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा बैंकिंग में आज फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। और खबरों के आधार पर जहां पे मूव था उसमें बायोकॉन एक नए लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, आईआरसीटीसी और क्लेरेंट केमिकल, यहां पर भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिला। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, लेकिन हफ्ते के पहला कारोबारी सत्र था और नतीजे अवेटेड हैं, तो नजर रखें किस तरह से आगे मार्केट मूव करता है। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए सुमित। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने नया शिखर बनाया है और इसके साथ ही कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। दरअसल जियो प्लेटफॉर्म में 12 हफ्ते में 13वां बड़ा निवेश आया है और कंपनी में 0.15% हिस्सा के लिए क्वालकॉम करीब 730 करोड़ का यहां पर निवेश करेगी। इस पर आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि क्वालकॉम के अनुभव से 5G विजन में मदद मिलेगी। जियो में अब तक 25.24% हिस्से के लिए करीब 1,18,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार 6 कंपनियों में ऑफर फॉर सेल लाने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जिन कंपनियों के पास मोटा कैश रिजर्व है उनके लिए शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताएं यहाँ पे खबर क्या है पीसीयू ओएफएस को लेकर?
देखिए, दरअसल जैसे जैसे कारोबारी साल खत्म हो रहा है, सरकार को चिंता इस बात की सता रही है कि विनिवेश का जो हमने लक्ष्य पूरा रखा है उसको कैसे पूरा किया जाए। दूसरा, सरकारी खजाने में पैसे की बहुत जरूरत है, तो स्ट्रेटेजिक सेल एक होता है विनिवेश का तरीका, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए सरकार अब दूसरी प्रक्रिया को अपना रही है। उनमें से एक है ऑफर फॉर सेल यानी OFS, दूसरा है शेयर बायबैक। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत जल्दी कम से कम 6 सरकारी कंपनियों में सरकार ऑफर फॉर सेल लाने वाली है। उनमें से एक कंपनी है RCF, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। इसके लिए ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा, सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी बेचेगी और इसके लिए IMG की बैठक पिछले हफ्ते हो चुकी है। बहुत जल्द मर्चेंट बैंकर और लीगल एडवाइजर और सेलिंग ब्रोकर की नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह मिधानी और शिप बिल्डिंग कंपनी जो है, दोनों में ऑफर फॉर सेल सरकार लाने जा रही है। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और ऐसे ही 2 से 3 कंपनियां और है। दूसरा तरीका है जिस पर सरकार काफी जोरों से काम कर रही है, वो है शेयर बायबैक। जो कंपनियां कैश रिच कंपनी है, जिसके पास कैश सरप्लस काफी ज्यादा है, उनमें सरकार शेयर बायबैक करेगी। जैसे NMDC हो गई या फिर ऑयल गैस सेक्टर की कंपनी हो गई, पावर सेक्टर की कंपनी हो गई। तो ऐसे करीब 6 कंपनियों की पहचान की गई है जिसमें शेयर बायबैक किया जाएगा और इसके लिए भी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक इसी हफ्ते होने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। रोज सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करने के आखिरी 4 दिन बचे हैं। सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो के साथ पाइए इनसाइट एनालिसिस और ट्रेडर्स के ट्रेंड्स और आज ही अपग्रेड करें। इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड PRO365। नियम व शर्तें लागू होंगी। और आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर। नमस्कार।